आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज मैं आपके लिए द वुमन इन द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द गर्ल इन द विंडो नाम की एक वेब सीरीज की कहानी लेकर आई हूँ। ये एक मिस्ट्री वेब सीरीज है जो कि 22 जनवरी 2022 को रिलीज हुई है। इसे IMDb पे 6.4 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 72% लोगों ने लाइक किया है। इसी तरह की एक फिल्म आपको साल 2021 में देखने को मिली थी जिसका नाम द वुमन इन द विंडो था। इस फिल्म और इस वेब सीरीज के बीच में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं और अगर आपने वो फिल्म देख रखी है तो आपको ये वेब सीरीज काफी ज्यादा सेम लगेगी। बट आई वुड प्रेफर कि अगर आपको फिल्म और वेब सीरीज में से किसी एक को चुनना है तो आप वेब सीरीज को चुनें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी डिटेल्स दिखाई जाएंगी और आपका कंफ्यूजन जल्दी क्लियर हो जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है एना नाम की एक औरत से जो कि अकेले घर में रहती है। अगर हम ये कहें कि वो थोड़ी सी अजीब और डिस्टर्ब्ड है तो शायद ये गलत नहीं होगा, और ऐसा होने की क्या वजह है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। एना कुछ चीज़ें भूल जाया करती थी, जैसे कि अगर उसने ओवन में कोई बर्तन रखा है तो वो ग्लव्स पहनना भूल जाएगी। वो उसे अपने नंगे हाथों से ही निकाल लेगी जिसकी वजह से उसके हाथ जल जाएंगे। उसे ऐसा लगता है कि शायद यही वो वजह थी जिसकी वजह से उसके पति डगलस ने उसे छोड़ दिया था। अब वो अकेली रहती थी और सारा दिन बस वाइन पिया करती थी। उस रोज़ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमेशा की ही तरह एना ओवन खोलती है और बिल्कुल नंगे हाथों से बर्तन उठा लेती है। जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसने ग्लव्स नहीं पहन रखे हैं, वो बर्तन उसके हाथों से छूटकर टूट जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र घड़ी की तरफ जाती है और उसे ये याद आता है कि उसे अपनी बेटी एलिजाबेथ को स्कूल लेकर जाना है। वो अपने बाथरूम में ही उसे स्कूल पर ड्रॉप करती है और बाकी की माएँ उसे देखकर बहुत अजीब सा मुंह बनाती हैं। उसे और उसके हस्बैंड को अलग हुए बहुत वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी वो उसे सोशल मीडिया पर स्टॉक करती है। बहुत सालों के बाद उसका पति एक औरत के साथ फोटो डालता है और उसे ये लगता है कि उसके पति ने अब मूव ऑन कर लिया है। वो अपने बाथटब में थी कि तभी उसे अपने छत पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन हमेशा उसे यही लगता रहता है कि उसके घर की छत बहुत पुरानी हो चुकी है, शायद इसीलिए वो आवाज़ करती है। उसकी ज़िंदगी में बस एक ही मकसद रह गया है। पहले वो बहुत अच्छी और फेमस पेंटर हुआ करती थी, लेकिन अब वो बस खिड़की पर बैठी रहती है और वाइन पीते पीते पड़ोसियों पर नज़र रखती है। अपनी रोज़ की दिनचर्या को फॉलो करते हुए जब वो इसी तरह से बैठी हुई थी तो तभी वो देखती है कि सामने वाले घर में एक नया इंसान शिफ्ट हुआ है। इस इंसान का नाम नील है और वो अपनी बेटी एमा के साथ वहाँ रहने आया है। वो अपनी बेटी के कमरे में जाकर उससे बात करने लगती है, लेकिन तभी उसे ये याद आता है कि उसकी बेटी की तो मौत हो चुकी है। यानी कि सुबह जब वो स्कूल गई थी और बाकी की औरतें उसे घूर रही थी तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जानते थे कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो बार बार ये भूल जाती थी और उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए पहुंच जाती थी। एना ने अब पेंटिंग करना छोड़ दिया है। वो अपनी बेटी से बात करने जाती है, लेकिन फिर भी शराब के नशे में हमेशा डूबी रहती है। एक रोज़ एना के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और वो देखती है कि नील की बेटी एमा वहाँ पर है। वो अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए चॉकलेट्स बेच रही है और उसे पड़ोसियों से पैसे इकट्ठे करने हैं। जब एना उससे बात करती है तो उसे ये पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है और वो उसी स्कूल में पढ़ती है जिस स्कूल में उसकी बेटी एलिजाबेथ पढ़ा करती थी। वो एमा से वादा करती है कि वो उसके लिए कैसरोल बनाकर लेकर आएगी। अपना वादा पूरा करते हुए वो कैसरोल बनाती है और इस बार फिर से नंगे हाथों से ही बर्तन निकालने लगती है। अचानक से उसे याद आ जाता है और वो बर्तन को ग्लव्स से पकड़ के बाहर निकाल देती है। एना जैसे ही वो बर्तन लेकर नील के घर की तरफ बढ़ती है, अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। एमा ओम्ब्रोफोबिया की शिकार है और उसे बारिश से डर लगता है, इसीलिए जैसे ही बारिश गिरती है वो सड़क पर ही बेहोश हो जाती है और उसके हाथों से पॉट गिरकर वहीं टूट जाता है। नील उसे रोड पर पड़ा हुआ देखता है और उसकी मदद करने के लिए वहां पर आता है। वो उसकी मदद करके उसे घर ले जाता है। जैसे ही वो उसके घर में यहाँ वहाँ देखता है उसे पेंटिंग्स नजर आती हैं और वो ये समझ जाता है कि वो एक आर्टिस्ट है। वो उसे दोबारा पेंट करने की सलाह देता है, तो वहीं एना भी ये वादा करती है कि वो एनमा के लिए दोबारा डिनर लेकर आएगी। नील अपनी पत्नी के बारे में बताते हुए कहता है कि उसकी पत्नी की उनके लेक हाउस पर डूबकर मौत हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी भी एक आर्टिस्ट थी और वो पॉटरी क्लासेस लिया करती थी। एना हर रोज अपनी खिड़की पर बैठकर नील को घूरती रहती है। एक रोज नील जब एक्सरसाइज कर रहा था तो एना उसे देख रही थी। नील उसे देखकर उसके घर की तरफ आता है और वो दोनों सेक्स करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एना को ये रियलाइज होता है कि वो दोबारा से सपना देख रही थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एना की बीमारी के साथ कमाल की बात ये थी कि उसे एहसास ही नहीं होता था कि सच क्या है और सपना क्या है, यानी कि वो सपनों को हकीकत के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती थी। इसके बाद एना अपने वादे के अनुसार दोबारा से एमा के लिए कैसरोल बनाकर ले जाती है और वो नील से और उससे काफ़ी बातें करती है। उस रोज़ वो लोग काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हैं और एना एमा को बेड टाइम स्टोरी भी सुनाती है।
लेकिन अगली सुबह जब वो लीजा को वहां पर देखती है, जो कि एक एयर हॉस्टेस है और नील की गर्लफ्रेंड है, तो उसे उससे जलन होने लगती है। घर पर उसकी वाइन खत्म हो चुकी है और जब वो वाइन लेने के लिए स्टोर पर जाती है तो वो सुनती है कि उसके पड़ोसी उसके बारे में बात कर रहे हैं। उन सबको ये लगता है कि एना नील पर डोरे डाल रही है, ये जानते हुए भी कि उसकी लीजा नाम की एक गर्लफ्रेंड है। डिनर के वक्त एमा ने कुछ कलर्स का जिक्र किया था जो उसके पास नहीं थे, और क्योंकि एना एक आर्टिस्ट है इसीलिए वो एमा के लिए उन कलर्स को ढूंढ कर ले आती है। लीजा वो कलर्स एना के हाथ से ले लेती है और कहती है कि वो एमा को वो दे देगी। लेकिन एक रोज एना ये देखती है कि लीजा उन कलर्स को डस्टबिन में फेंक रही है। इन सब बातों के बाद एना काफी ज्यादा डिस्टर्ब फील करती है और वो अपने थेरेपिस्ट से बात करती है। उसका थेरेपिस्ट उसे कहता है कि उसे जो दवाइयां प्रेस्क्राइब की गई हैं उसे उन दवाइयों को अल्कोहल के साथ नहीं लेना है। एना इसके बाद अपने थेरेपिस्ट को झूठ बोल देती है, हालांकि वो रोज वाइन पीती थी और दवाइयों को उनके साथ पेयर करती थी। एना का थेरेपिस्ट उसे कहता है कि बारिश उसकी जिंदगी की सबसे बुरी याद से जुड़ी है, इसीलिए जब तक वो उसका सामना नहीं करेगी उसका ओम्ब्रोफोबिया कभी भी जाने वाला नहीं है। वो उससे कहता है कि उसे एक बार उस बात का जिक्र करना होगा जिसकी वजह से बारिश का वो डर शुरू हुआ था। एना इस बारे में बताते हुए कहती है कि ये वो दिन था जब लोगों को अपने बच्चों को काम पर लेकर जाना था। क्योंकि एना घर से ही काम किया करती थी इसीलिए वो अपनी बेटी को घर पर नहीं रख सकती थी। एना का पति, जिसका नाम डगलस था, वो एक साइकाइट्रिस्ट था और FBI के लिए काम करता था। उस वक्त वो एक सीरियल किलर के केस पर काम कर रहा था और वो अपनी बेटी को उस केस पर लेकर जाता है। वो सीरियल किलर काफी ज्यादा खूंखार था और उसने आज तक 30 लोगों को मार कर उन्हें खाया था। एलिजाबेथ और डगलस उस वक्त उस किलर के साथ रूम में अकेले थे कि तभी डगलस को किसी काम से बाहर बुलाया जाता है और एलिजाबेथ उस रूम में उस किलर के साथ अकेली थी। ये कहते हुए एना इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो फोन काट देती है। वो अपनी बात पूरी नहीं करती और अपने थेरेपिस्ट को दोबारा कॉल भी नहीं करती। एना वापस अपनी पुरानी रूटीन पर चली जाती है और वो दोबारा खिड़की पर बैठकर नील के घर को देखने लगती है। वो देखती है कि लीजा के पास 2 फोन हैं और उसे ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है। एना नील को सोशल मीडिया पर फॉलो करती है और नील उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। वो उसकी और लीजा की पिक्चर्स को देखने लगती है जिनमें वो लोग साथ में थे और उसे लीजा से काफी ज्यादा जलन होने लगती है। अभी एना नील को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर ही रही थी कि उसी वक्त वहां पर स्लोन आ जाती है, जो कि उसकी काफी अच्छी दोस्त है। स्लोन और वो साथ में काम किया करते थे क्योंकि स्लोन एक गैलरी चलाती है। इसके बाद वो स्लोन से नील और लीजा के बारे में बात करती है और स्लोन उसे बस एक ही सलाह देती है कि उसे सबसे बाहर आकर पेंट करना शुरू करना चाहिए। एना पेंट करने की कोशिश करती है लेकिन वो अपनी पेंटिंग को बनाकर दोबारा से खराब कर देती है कि तभी उसकी नज़र बाहर खड़ी अपनी पड़ोसन कैरल पे जाती है, जो कि किसी से बात कर रही है। एना के हाथ में पैलेट नाइफ है और जैसे ही वो कैरल को देखती है वो उस पर टूट पड़ती है। वो उसे तरह तरह की बातें सुनाती है और उसे कहती है कि उसे उसके बारे में र्यूमर्स फैलाना बंद करना होगा। एना अब सोशल मीडिया पर लीजा को स्टॉक करने लगती है, जहां उसे दिखाई देता है कि उसका सेक्सी बेक्सी नाम का एक दोस्त है। वो बहुत दिनों तक वेट करती है कि वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसकी प्रोफाइल काफी ज्यादा बोरिंग है, इसीलिए वो कुछ सेक्सी पिक्स क्लिक करके एक नया अकाउंट बनाती है। लीजा का वो दोस्त उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट में देखती है कि उसने लीजा के साथ 5 दिन पहले ही एक फोटो डाली है। उस फोटो को देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि उन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि तभी एना की नजर खिड़की के उस पार जाती है। वो देखती है कि लीजा के गले से खून निकल रहा है। वो सीधा 911 को कॉल लगाती है और वो पुलिस को वहां पर बुला लेती है। भागते हुए जब वो लीजा के पास जाने की कोशिश करती है तो अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। एना जब बारिश में वहां पर पड़ी हुई थी तो कोई उसे उठाकर उसके घर में वापस सोफे पर सुला देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसके पास बात करने आती है और वो उसे कहते हैं कि उसे झूठी रिपोर्ट नहीं दर्ज करानी चाहिए। पुलिस वालों की बात नील और एमा दोनों से हुई थी और उन दोनों के अनुसार लीजा एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी क्योंकि उसकी सिएटल की फ्लाइट थी। नील ने पुलिस वालों को लीजा की और उसकी चैट दिखाई थी, जो कि अभी भी जारी थी। पुलिस वाले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उसकी पड़ोसियों ने यह बयान दिया था कि उसे पीने की आदत है और इसीलिए वो ऐसी खबरें फैलाती रहती है। एना ने अपने दिमाग में ये ठान लिया है कि इस बार वो अपने आप को सही साबित करके ही रहेगी, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन था कि उसने क्या देखा है। जैसे ही वो नील और एमा को घर से बाहर जाते हुए देखती है वो उनके घर में चली जाती है। वो ठीक उसी स्पॉट पर जाती है जहां पर उसने उसे मरते हुए देखा था। उसे वहां पर खून के निशान तो नहीं मिलते, लेकिन वहां उसे लीजा का एक ईयररिंग पड़ा हुआ मिलता है। वो उसे उठाकर वहां से निकलने ही लगती है कि उसी वक्त नील वहां पर आ जाता है और वो उसे धमकी देता है कि उसे उसके घर में कभी नहीं आना है।
इसके बाद उसकी बात स्लोन से होती है और वो स्लोन को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने लीजा को मरते हुए देखा है। लेकिन स्लोन उसे कहती है कि अक्सर वो एलिजाबेथ को भी देखती है, हालांकि उसकी मौत हो चुकी है, इसीलिए ये हो सकता है कि ये उसके दिमाग का वहम हो। ये सुनने के बाद वो एक गहरी सोच में चली जाती है और उसे ये लगता है कि शायद वही गलत हो, इसीलिए वो एक हेल्थ ग्रुप को ज्वाइन करती है और वहां पर पूरी बातें कन्फेस करती है। जैसे ही वो अपनी जेब में हाथ डालती है, उसे वहां पर लीजा का इयररिंग मिलता है। लेकिन एक बार फिर से वो अपने आप को ये भरोसा दिलाती है कि वो गलत है और ये सब चीजें वो बस इमेजिन कर रही है। हेल्प ग्रुप में उसे कुछ ब्रोशर्स मिलते हैं जहाँ कुछ ट्रैवल प्लान्स मेंशन्ड हैं। एना ये सोचती है कि उसे घूमने जाना चाहिए ताकि वो एक ब्रेक ले सके। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है, वो देखती है कि जिस फ्लाइट के लिए लीजा काम किया करती थी वो सियाटल जाती ही नहीं है, यानी कि नील ने पुलिस वालों से झूठ कहा था। वो ये इन्फॉर्मेशन लेकर दोबारा पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस वाले इस बार भी उस पर हंस देते हैं। वो उसे कहते हैं कि गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड से झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है। हो सकता है कि लीजा कुछ और करना चाह रही है और वो नहीं चाहती हो कि नील को इस बारे में पता हो। वो FBI ऑफिसर अब एना से बात करती है। वो उससे कहती है कि जिस केस पर डगलस काम कर रहा था वो भी उस केस पर ही काम कर रही थी और वो जानती है कि उस किलर ने किस तरह से उसकी बेटी एलिजाबेथ को मार कर उसे खा लिया था। इस तरह का ट्रॉमा कोई भी माँ हैंडल नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसकी हालत समझती है। लेकिन फिर वो एना को वार्न करती है कि उसे इस तरह की चीज़ों से बाहर रहना है। एना जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है और अपने आप को एक बार दोबारा कन्विंस करती है कि वो इस केस से बाहर रहेगी, तभी उसे अपनी कार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। उसकी कार के शीशे पर यह लिखा था कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो अगली मौत उसकी होगी। और अब एना को इस बात पर भरोसा हो जाता है कि कोई तो इंसान है जिसने लीजा को मारा है और वो ये बात जानता है कि एना इस केस पर काम कर रही है। वो अब ये ठान लेती है कि वो इस केस को सॉल्व कर रहेगी। डगलस और उसने भले ही तलाक ले लिया हो, लेकिन डगलस के कुछ कागजात आज भी यहाँ पर हैं। वो FBI में कॉल करती है और डगलस की ID को यूज़ करके लीजा और रैक्स की इन्फॉर्मेशन निकालने की बात कहती है। एमा एक बार फिर से एना के घर आती है और उसे चॉकलेट्स लेने के लिए कहती है, क्योंकि पिछली बार उसने आलमंड चॉकलेट्स की डिमांड की थी जो कि ख़त्म हो चुकी थी। एना अपना चेक लेने के लिए घर के ऊपर जाती है और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो अपने साथ एलिजाबेथ का एक खिलौना भी लेकर आती है। एमा आगे बताते हुए कहती है कि उसके पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इसी तरह से उसकी माँ के साथ भी झगड़ा करते थे। एना उसे इस बात का दिलासा देती है कि आगे से अगर कभी भी वो उस पर गुस्सा करते हैं तो वो उसके पास आ सकती है। एना का पूरा शक अब नील पर है और इसीलिए वो ये जानने की कोशिश करती है कि उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई थी। इंटरनेट पर जब वो उसकी पत्नी की मौत के बारे में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी की मौत लेक हाउस में डूबने की वजह से हुई थी। उस केस में नील प्राइम सस्पेक्ट था और पुलिस ने बहुत दिनों तक उसे हिरासत में रखा था, लेकिन बाद में जब उन्हें कोई सबूत नहीं मिला तो उन लोगों ने इस चीज़ को सुसाइड का नाम दिया और नील को बाइज्जत बरी कर दिया था। केस की डिटेल्स को पढ़ते पढ़ते एना को पता चलता है कि एमा की एक मासी भी है और इसीलिए वो उससे बात करने के लिए जाती है ताकि उसे ये पता चले कि एना और उसकी बीवी के बीच में किस तरह के रिश्ते थे। एना जैसे ही उससे मिलती है वो उसे झूठ कहती है। वो उसे कहती है कि वो उसकी बहन को पॉटरी क्लासेस में मिली थी। बातों ही बातों में उसे ये पता चलता है कि एमा की ज़िंदगी में और भी बहुत से हादसे हुए थे। उसकी माँ की मौत के बाद उसकी टीचर की भी मौत हुई थी जो कि लाइट हाउस से गिरकर मरी थी। एना अब कड़ी से कड़ी जोड़ने लगती है और वो उस टीचर की मौत को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्कूल में जाती है। जब वो लाइट हाउस पर पहुंचती है और वहाँ पर खड़े फोटोग्राफर से बात करती है तो वो पुराने फ़ोटोज़ निकलवाती है। वो बस ये बात कंफर्म करना चाहती थी कि जिस रोज़ एमा की टीचर की मौत हुई उस रोज़ एमा के साथ कौन गया था। उसका नील पर शक तब पुख्ता हो जाता है जब वो ये देखती है कि उस रोज़ एमा के साथ नील ही गया था। एना अब हमेशा नील के घर पर नज़र रखने लगती है। अचानक से एक रात वो देखती है कि नील कुछ बहुत बड़ा बैग अपनी डिक्की में लेकर जा रहा है। एना उसका बहुत दूर तक पीछा करती है और जैसे ही गाड़ी रुकती है वो उसे रोकने लगती है। एना उसे कन्फ्रंट करती है और उसे कहती है कि उसे बैग के अंदर देखना है। नील जब वो बैग खोलता है तो उसके अंदर एक पुतला था। एना को अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा शर्म आने लगती है और तब नील उसे बताता है कि वो स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ करता है जिसके लिए वो इस पुतले को इस्तेमाल करता है। उसे अब ये लगने लगता है कि शायद वो पूरी तरह से पागल हो रही है। जैसे ही वो घर वापस आती है उसे FBI की तरफ से एक कॉल आती है। FBI से उसने जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था उसके अकॉर्डिंग उसे ये पता चलता है कि लीजा बिल्कुल क्लीन है, लेकिन उन्हें रैक्स के बारे में कुछ पता चला है। इससे पहले कि वो FBI की पूरी बात सुन पाती, रैक्स उसके घर पर था। रैक्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो उसे कहती है कि उसका पति जल्द ही घर आने वाला है।
रैक्स उसे ये कहता है कि उसे उससे लीज़ा के बारे में कुछ बात करनी है क्योंकि बहुत दिनों से लीज़ा की और उसकी बात नहीं हुई है। वो एना से डगलस को एक मैसेज करवाता है कि उसे स्टोर से कुछ सामान चाहिए। डगलस और एना काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे थे, इसीलिए जैसे ही डगलस को वो मैसेज मिलता है उसे कुछ अजीब लगता है। पहले उसे ये लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन फिर एना उसे ये भरोसा दिलाती है कि उसका बस ब्रेड खाने का दिल कर रहा है, लेकिन बारिश की वजह से वो बाहर नहीं जा पाएगी। जब एना रैक्स से बात करती है तो उसे ये पता चलता है कि लीज़ा का असली नाम चैसिटी है और वो दोनों ही नील के पैसों के पीछे थे। इससे पहले कि रैक्स अपनी बात पूरी करता पुलिस वहां पर आ जाती है। एना रैक्स को पैंट्री में छुपाने लगती है और रैक्स उसे ये धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो वो एलिजाबेथ को जान से मार देगा। इस बात पर एना मुस्कुराते हुए उसे ये कहती है कि ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि एलिजाबेथ पहले से ही मर चुकी है। डिटेक्टिव लेन जो कि इस केस पर काम कर रही हैं, वो एना को साफ साफ ये कहती हैं कि उसे नील के केस से बाहर रहना है क्योंकि नील ने उसके खिलाफ एक केस दर्ज करवाया है और कहा है कि वो उसके घर में आई थी। इतना कहकर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और अब रैक्स और एना दोबारा से बात करने लगते हैं। रैक्स को लीज़ा की तरफ से एक मैसेज आया है और उसे ये लग रहा है कि लीज़ा अब उससे पीछा छुड़वाना चाहती है। रैक्स जिस बार में स्ट्रिपर था वहीं पर लीज़ा बार टेंडर हुआ करती थी। वहीं उन दोनों की बात हुई और उसके बाद से उन्होंने लोगों को ठगना शुरू कर दिया। लीज़ा अमीर लोगों को फंसाती है और उसके बाद रैक्स को अपना बीमार भाई बनाकर उनसे पैसे ऐंठती। इसी तरह से एक रोज उसकी मुलाकात नील से हुई थी और वो लोग उसे भी लूटने वाले थे। इसी बीच डगलस वहां पर आ जाता है और एना और डगलस एक दूसरे से बात करते हैं। वो उसके लिए ब्रेड लेकर आया था और उसकी गाड़ी में वही लड़की थी जिसकी फोटो उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। रैक्स ने जो कुछ भी कहा था एना को उस पर भरोसा होने लगा था। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पूरी रात दोनों के बीच में सेक्स होता है। अगली रोज एना की जैसे ही आंख खुलती है वो देखती है कि रैक्स वहां पर नहीं है। उसे ये लगता है कि वो उसे छोड़कर चला गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है वो किचन में उसके लिए खाना बना रहा था। एना काफी ज्यादा खुश थी और उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी परफेक्ट है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके दरवाजे पर एक बेल बजती है और ये पुलिस थी। पुलिस वाले एना का मुंह बंद करके उसे दरवाजे से बाहर ले आते हैं और रैक्स को अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। रैक्स चिल्ला चिल्लाकर एना से ये कहने लगता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और वो वापस आएगा। लेकिन पुलिस वाले एना से कहते हैं कि उन लोगों को लीज़ा यानी कि चैसिटी की बॉडी मिल गई है और उन लोगों का पूरा शक रैक्स के ऊपर है क्योंकि उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। लीज़ा की बॉडी को बहुत ही बुरी हालत में ढूंढा गया था। उसकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था और वो काफी ज्यादा भयानक था। एना अब ये डिसाइड करती है कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है और इसीलिए वो अपनी दवाइयों के साथ साथ वाइन की बॉटल्स भी खाली कर देती है। इसके बाद वो स्लोन से बात करती है और कहती है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहती है, जिसके बाद वो उसे रैक्स के बारे में सब कुछ बताती है। एना जब अपना मैनिक्योर करा के घर वापस आती है तो वो ब्यूल से मदद मांगती है। ब्यूल वो इंसान है जिसे डगलस ने हायर किया था ताकि वो उनके घर के छोटे मोटे काम कर सके और लेटर बॉक्स को फिक्स कर सके। ब्यूल एना की मदद करता है और घर का दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी एना ये देखती है कि उसके हाथों में एक कील चुभी है और ब्यूल को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एना उसे घर के अंदर बुलाती है और उसके हाथों की चोटों पर पट्टी लगाती है। बहुत दिनों के बाद वो एक पेंटिंग बनाती है, लेकिन अचानक से उसके दरवाजे की घंटी बजती है और डिटेक्टिव लेन वहां पर थी। वो कहती है कि उन लोगों ने रैक्स को रिलीज कर दिया है क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग एलिबाई था। साथ ही उन लोगों को लाश के पास मर्डर वेपन भी मिला है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एना का पैलेट नाइफ था। उस पैलेट नाइफ के ऊपर एना के फिंगरप्रिंट्स कंफर्म हो जाते हैं, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया जाता है। अगली सुबह स्लोन आकर एना की बेल करवा देती है, जिसके बाद वो घर वापस आती है। अभी वो घर पर आकर चैन की सांस ले ही रही थी कि उसी वक्त नील वहां पर आता है और उसे बहुत बुरी तरह से थ्रेटन करता है। एना दोबारा से अल्कोहल और दवाइयों के लिए क्रेव करने लगती है। उसके बाद वो अपने थेरेपिस्ट को कॉल लगाती है और हमें पता चलता है कि उसका थेरेपिस्ट और कोई नहीं बल्कि उसका पति डगलस ही है। इतने सालों से वही उसका थेरेपिस्ट और उसका साइकियाट्रिस्ट बनकर उसकी मदद कर रहा था। एना उसे बताती है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि उसके एटिक में से खून की बूंदें नीचे गिर रही हैं। एना को ये लग रहा था कि वही किलर है और उसने लोगों को मार कर अपने एटिक में छुपाया हुआ है, लेकिन डगलस उसे कहता है कि वो उसे इतने सालों से जानता है, उसे पता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकती। वो उसे कहता है कि उसे हिम्मत करके अपने एटिक में जाना होगा। एना वैसा ही करती है और जैसे ही वो एटिक में पहुंचती है वो देखती है कि ये रेड पेंट था जो कि स्पिल होकर बाहर गिर रहा था। लेकिन आजकल उसे कुछ फ्लैशेस आ रहे थे। उसे कुछ धुंधली यादें दिखाई देती थी जहां उसने लीजा को अपने पैलेट नाइफ से मारा था। एना की नजर अब लीजा की पेंटिंग्स पर पड़ती है जिसे उसने पैलेट नाइफ से काटा था। वो ये समझ आती है कि उसने लीजा की जान नहीं ली है बल्कि उसने उन पेंटिंग्स को मारा था।
जब वो अपने एटिक में यहाँ वहाँ नजरें घुमाती है तो वहाँ उसे एक बिस्तर लगा दिखाई देता है। बिस्तर के साथ साथ वहाँ पर कुछ भीगे हुए ग्लव्स भी पड़े थे और उसे ये समझते हुए देर नहीं लगती कि ब्यूल जो उसकी कामों में मदद किया करता था वो उसके घर में उसके एटिक में ही रह रहा था। डगलस उसे पूछता है कि इस वक्त ब्यूल कहाँ पर है। जैसे ही वो नजरें बाहर घुमाती है तो वो देखती है कि ब्यूल एक हथौड़ा लेकर सीधा नील के घर जा रहा है। जब एना डगलस से ये सवाल करती है कि ब्यूल कौन है और उसने उसे क्यों हायर किया था तो उसे ये पता चलता है कि वो डगलस का ही एक पेशेंट हुआ करता था। उसे इस बात पर भरोसा हो जाता है कि ब्यूल ही वो इंसान है जिसने लीजा को मारा है। उसे ओम्ब्रोफोबिया है लेकिन फिर भी अपने बारिश के डर को दूर भगाकर वो सीधा नील के घर पहुंचती है। वहां जो उसे दिखता है वो देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि ब्यूल का गला कटा हुआ है और वो वहां पर जख्मी पड़ा है। साथ ही नील सोफे पर है जिसकी मौत हो चुकी है। किलर और कोई नहीं बल्कि नील की छोटी सी बेटी एमा है। एमा अब एना को बताते हुए कहती है कि उसने लीजा को इसलिए मारा था क्योंकि उसने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए उसकी चॉकलेट्स लेने से इनकार कर दिया था। उसने एमा की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था और उन टुकड़ों को वो अपनी उस ट्रॉली में रखती थी जिनमें वो चॉकलेट बेचने के लिए जाया करती थी। एना अपनी चेकबुक को ऊपर वाले फ्लोर में रखा करती थी और ये बात एमा को पता थी ताकि वो उसे लीजा के मर्डर वेपन जैसे यूज कर सके। जिस रोज एमा ने लीजा की जान ली थी उस रोज उसके पिता बाथरूम में थे और वो अपने शो की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसे अपने पिता का शो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने अपने पिता को भी जान से मार दिया था। इससे पहले कि एना उससे और कुछ सवाल करती है, एमा उसे बताती है कि उसकी माँ का कत्ल भी उसी ने किया था क्योंकि उसकी माँ प्रेग्नेंट थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके घर में उसके अलावा और कोई बच्चा हो। उस रोज जब वो लेक हाउस पे थे तो उसने अपना पूरा वेकेशन इस सेटअप में गुजारा था कि वो किस तरह से अपनी माँ को मार सकती है। उसकी माँ को स्विमिंग नहीं आती थी, इसीलिए लेक हाउस के पास वाला जो पुल था उसकी लकड़ी को उसने नीचे से काट दिया था। वो धोखा देकर अपनी माँ को उस पुल के अंत तक ले आती है। जैसे ही वो पुल टूटता है उसकी माँ गिर जाती है और वो उसे मरने देती है। अपनी टीचर को लाइट हाउस से भी उसी ने धक्का दिया था और उसकी मौत की वजह भी वही थी। एना जैसे ही ये सब सुनती है, इससे पहले कि वो कुछ करती है, एमा उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसके ऊपर चाकू से वार करती है। एना को ये याद आता है कि नील अपने घर में एक गन रखा करता था, लेकिन इससे पहले कि वो उस गन को ढूंढती, एमा उस गन को ढूंढ लेती है और वो एना को शूट कर देती है। वहां आने से पहले एना की बात डगलस से हो रही थी, इसीलिए डगलस उसकी मदद करने के लिए नील के घर आता है। एमा को पूरा भरोसा हो चुका है कि एना और बाकी सब लोग मर चुके हैं, इसीलिए वो भोली बनकर 911 पे कॉल करती है और पुलिस वालों को वहां पर बुलाती है। लेकिन जब एमा पुलिस वालों से बात कर रही थी उसी बीच उसे एना की आवाज़ सुनाई देती है। उसे पता चल जाता है कि अभी वो पूरी तरह से मरी नहीं है, इसीलिए जब वो उसे मारने के लिए जाती है तो एना उसे जान से मार देती है। डगलस ये सब होते हुए देखता है, इसीलिए वो पुलिस वालों को गवाही देता है। इसलिए सब लोगों को ये पता चल जाता है कि ये सारे के सारे कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि एमा ने किए थे। एना अब हॉस्पिटल में है और डगलस और बाकी के लोग उससे बात करने के लिए आते हैं। ब्यूल को भी बचा लिया गया है और अब ब्यूल और एना एक साथ ही रहते हैं। ब्यूल को डगलस ने हायर किया था, लेकिन उसे एना और डगलस से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि वो उनके घर में ही रहना शुरू कर देता है। एना की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और ये बात ब्यूल अच्छी तरह से जानता था। वो बस चाहता था कि एना सेफ रहे और इसीलिए वो 24 घंटे उस पर नजर रखता था। वो आज भी एना के लिए बिल्कुल लॉयल है और उसके घर के एटिक में ही रहता है। एना अब दोबारा से पेंट करना शुरू कर देती है, तो वहीं स्लोन भी वो न्यूयॉर्क वाली जॉब ले लेती है जिसे वो काफी टाइम से होल्ड पर रख रही थी। एना जब डगलस से उस दूसरी लड़की के बारे में सवाल करती है तो डगलस उसे बताता है कि वो दोनों बस कलीग्स हैं और उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। एना का ओम्ब्रोफोबिया अब चला जाता है और वो बारिश से अब बिल्कुल नहीं डरती। डगलस और एना एक दूसरे को किस करते हैं और साथ रहने लगते हैं। इसके बाद हमें 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि उन दोनों का एक और बच्चा हो गया है। डगलस जहां बच्चे के साथ घर पर अकेला है, वहीं दूसरी तरफ एना स्लोन से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जा रही है। प्लेन में एना के साथ एक औरत बैठती है जो कि काफी सस्पिशियस लग रही है। एना की जैसे ही नींद खुलती है वो वॉशरूम की तरफ जाती है और वहां वॉशरूम में उसे उस औरत की लाश दिखाई देती है। वो चीख कर फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाती है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी बार वहां पर जाती है वो देखती है कि वहां पर कुछ भी नहीं है। उसे एक बार फिर से ये लगता है कि शायद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सीट की दूसरी तरफ जाती है उसे वही केस दिखाई देता है जो उस औरत के पास था। यानी कि अब एना के पास एक दूसरा केस है जो उसे क्रैक करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वेब सीरीज़ का दूसरा सीज़न आ सकता है। सो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगा था इस कहानी में किलर कौन होने वाला है। थैंक यू गाइज एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।